नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो दिसंबर का एग्ज़ाम है बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। हो सकता है कि 10 से 15 दिनों में एग्ज़ाम फॉर्म भी निकल जाए और आप सब एग्ज़ाम की तैयारी जो है अब बहुत ही ज़्यादा ज़ोर शोर से करने की ज़रूरत है। देखिए, हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी हमारा जो उद्देश्य है, उद्देश्य तो सभी एग्ज़ाम्स का है, लेकिन हम सिलेबस जो है नेट का पढ़ते हैं, उसी के हिसाब से हम तैयारी करते हैं। तो देखिए, नेट के सिलेबस के हिसाब से मैं प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। ये प्रैक्टिस सेट 2 है। इसमें मैं प्रश्नों की संख्या तो कम रख रहा हूँ, लेकिन आपको कम प्रश्नों के माध्यम से ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, हम प्रैक्टिस सेट 2 के माध्यम से देखेंगे कि कौन से पॉइंट जो आपने शायद ही पढ़े होंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम बहुत ही कम उनके बारे में पढ़ते हैं और जब हम उनको क्वेश्चन पेपर में देखते हैं तो हमें लगता है ये कहाँ से आ गया, तब जाके हमें क्वेश्चन पेपर जो है हार्ड लगता है। तो देखिए, मैं उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आया हूँ, महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ जिनसे एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, जिनको आप बहुत ही ज़्यादा कम पढ़ते हैं, रिवाइज भी कम करते हैं। तो उन सभी को आज हम देखेंगे और उन सभी प्रश्नों को हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जो पहला प्रश्न है उस पर आप ध्यान दीजिए कि पहला प्रश्न है क्या। देखिए, पहला प्रश्न है दलित आलोचनात्मक रचनाओं का सही क्रम। तो देखिए, दलित साहित्यकारों के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन हम दलित रचनाओं का और उनके क्रमों को ज़्यादा विशेष महत्व नहीं देते हैं। तो देखिए, यहाँ प्रश्न जो है यही पूछा गया है। सूत न कपास कबीर के कुछ और आलोचक, कबीर बाज भी कपोल भी पपीहा भी कबीर के आलोचक। तो शायद आपको बहुत ही मुझे नहीं लगता कि आपको इनमें से एक दो रचनाओं के नाम पता होंगे, क्योंकि ये रचनाएं जो है बहुत ही ज़्यादा कम पढ़ी गई हैं, इनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है। तो ये रचनाएं जो है हमें पता नहीं होती। तो देखिए, इनको हमें क्रम से लगाना है और इनके बारे में हमें पता भी होना चाहिए कि किस रचनाकार ने इन रचनाओं को लिखा है और किस विधा में है। तो इन सभी को हम देखेंगे, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देखेंगे। अगर आपको इन रचनाओं के बारे में पता है तो देखिए, ऑप्शन ये दे रखे हैं। ऑप्शन 1 जो है BADE, फिर है ऑप्शन दूसरा, तीसरा और चौथा। अगर आपको पता है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं आंसर को, नहीं तो हम उत्तर देखते हैं कि इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा। देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा DCBA। अब देखते हैं कि कौन सी रचना जो है किसके द्वारा लिखी गई और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो देखिए, जो रचना है कबीर के कुछ और आलोचक 2002 में प्रकाशित हुई है। फिर है सूत न कपास 2003 की रचना है। कबीर के आलोचक 1998 की रचना है। और कबीर बाज भी कपोल भी और पपीहा भी, कपोत भी और पपीहा भी 2000 ईस्वी की रचना है। तो क्रम से लगाने के लिए प्रश्न आया था, तो सबसे पहले कबीर के आलोचक आएंगे, उसके बाद आएगा कबीर बाज भी कपोल भी और पपीहा भी, फिर तीसरे नंबर पे आएगा कबीर के कुछ और आलोचक, फिर सूत और कपास। और देखिए, अब ये रचनाएं देखते हैं कि ये रचनाएं जो है किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए, ये जितनी भी रचनाएं हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी गई है। तो देखिए, इन रचनाओं को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से याद कर लेते हैं, तो आपके लिए कितना अच्छा रहेगा और इनसे प्रश्न बनने की संभावना देखिए रहती है, क्योंकि इन रचनाओं को हम बहुत ही कम महत्व देते हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती के बारे में देख लेते हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती का जन्म 1950 में हुआ था, 2017 में इनका निधन हुआ है। विलक्षण विमर्शकार और दार्शनिक थे। और देखिए क्या है, डॉक्टर धर्मवीर भारती की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं जो हैं कबीर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रक्षिप्त चिंतन 2000 ईस्वी की रचना है। और देखिए, कबीर बाज भी कपोत भी कपोहा भी, तो ये जो रचना है 2000 की है। कबीर के आलोचक 1998 की रचना है। और कबीर सुतना कपास 2003 की रचना है। तो आपको कम से कम ये तो जानने को जरूरी मिला यहाँ कि ये सारी सारी रचनाएं जो हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। और जब आपको इन रचनाओं के बारे में पता रहेगा तो आप प्रश्न नहीं भी आता तो आप एक अंदाजा लगा के उसको करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है वह क्या है, मिलान करने वाला प्रश्न है। तो आप देख लीजिए, मिलान करना है
कबीर में रहस्यवाद, फिर है कबीर एक नई दृष्टि, कबीर के आलोचक, फिर है कबीर वचनावली की आलोचना। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको मिलान करना है। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर रघुवंश, डॉक्टर धर्मवीर भारती, हरियोध और रामकुमार वर्मा। तो आपको पता है कि कबीर में रहस्यवाद, अभी आपने पढ़ा कि कबीर एक नई दृष्टि, कबीर की आलोचक, तो कबीर के आलोचक जो रचना है डॉक्टर धर्मवीर भारती की है, तो सी का तो तीसरा होगा, ये तो आपको पता ही है। फिर आ जाएगा कबीर में रहस्यवाद। कबीर में रहस्यवाद की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा रामकुमार वर्मा का कबीर एक नई दृष्टि। ये जो रचना है, यह जो रचना है हरिऔध की है, और कबीर वचनावली की आलोचना डॉक्टर रघुवंश की है। तो देखते हैं इसका जो सही विकल्प होगा वह क्या होगा। ए का दूसरा होगा, ये देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, ये आंसर नहीं है। इसका जो सही उत्तर होगा ए का चौथा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का तीसरा। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वह ये है कि कबीर में रहस्यवाद। कबीर में रहस्यवाद की बात रामकुमार वर्मा ने कही है, कबीर एक नई दृष्टि रघुवंश की है, और कबीर के आलोचक धर्मवीर भारती की है, कबीर रचनावली की आलोचना हरिऔध की है। तो ये सारी सारी इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। तो देखिए रचनाकारों के बारे में भी देखते हैं और उनकी रचनाओं के बारे में भी देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी रचनाकार को अगर सिलेबस में दिया गया है तो उनकी सभी रचनाओं के बारे में पूछा जाता है, उनकी जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उन सभी को पूछा जाता है। तो देखिए रामकुमार वर्मा, रामकुमार वर्मा आपको पता है आलोचक है, 1905 में इनका जन्म हुआ है, 1990 में इनका देहांत हुआ है। अन्य आलोचना ग्रंथ अगर हम इनके देखें तो देखिए साहित्यिक आलोचना, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1939 का है, और इनकी एकांकी रचनाओं को अगर हम देखें तो पृथ्वीराज की आंखें 1938 की है, रेशमी टाई 1941 की है, दीपदान और चारुमित्रा, ये सारी जो रचनाएं हैं रामकुमार वर्मा की है। और इसको देख लेते हैं डॉक्टर रघुवंश की रचनाएं कौन कौन सी है। तो डॉक्टर रघुवंश का जन्म जो है 1921 में हुआ है, 2013 में इनका निधन हुआ है। अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ अगर हम देखें तो देखिए इनकी जो रचनाएं हैं, साहित्यकार का नया परिप्रेक्ष्य 1963 का है, समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता 1977 का है, और देखिए आधुनिकता और सृजनशीलता 1980 का है, और भारती का काव्य 1980 का है, और जायसी एक नई दृष्टि। तो ये जितनी भी रचनाएं हैं आपको याद होनी चाहिए कि डॉक्टर रघुवंश की ये सारी रचनाएं हैं। और ये देखिए इसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर करूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलेगा और आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। डॉक्टर धर्मवीर के बारे में अभी हमने पढ़ा था। डॉक्टर धर्मवीर भारती का जो जन्म है 1926 में हुआ और 1997 में उनका निधन हुआ है। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो गलत था, वहाँ पे 1950 दे रखा था, तो 1926 जो है ये डेट सही है, 1950 गलत था। अन्य आलोचना ग्रंथ अगर हम देखें तो लोकायती वैष्णव विष्णु प्रभाकर 1987 की है, संत रैदास का निर्वाण संप्रदाय 1990 का है, कबीर के आलोचक 1997 का है, कबीर बीज भी कपोत भी और पपीहा भी 1999 का है, और 98 भी दिया जाएगा कहीं कहीं। कबीर और रामानंद किंवदंतियाँ 2000 ईस्वी की है, कबीर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रक्षिप्त चिंतन 2000 ईस्वी का है, सूत न कपास 2003 का है, प्रेमचंद सामंत का मुंशी 2005 का है, कामसूत्र की संतानें 2005 की है, प्रेमचंद की नीली आंखें 2010 की है, और ये सारी रचनाएं जो है धर्मवीर भारती की है। हरिऔध जी की रचनाओं को देख लेते हैं। तो हरिऔध जी का जन्म जो है 1865 में हुआ था, मतलब कि भारतेंदु से ये 15 वर्ष छोटे हैं, तो 1865 में इनका जन्म हुआ है हरिऔध जी का, और जब हमारे देश की स्वतंत्रता हुई 1947 में इनका निधन हो गया।
अन्य आलोचना ग्रंथ अगर हम इनके देखें तो हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, और प्रबंध काव्य अगर हम इनके देखें तो प्रिय प्रवास 1914 का है, फिर है पारिजात 1940 का है, और वैदेही वन 1940 का है। देखिए एक प्रश्न और है, निम्न में से कौन सी रचना रसनिधि की है? तो रसनिधि के बारे में बहुत ही ज़्यादा कम पढ़ा जाता है, इनको मतलब बहुत ही कम महत्व दिया जाता है। देखिए रसनिधि सागर, रसनिधि सागर है, हिंडोला है, अरिल्य है, या गीतिकाव्य या कवित सागर है। तो हमें बताना है कि कौन कौन सी जो रचनाएं हैं रसनिधि की है। तो देखिए ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शंस को आप देख सकते हैं, और आंसर देखिए, हम आंसर को देखेंगे क्योंकि आंसर ही सबसे महत्वपूर्ण है। रसनिधि की रचनाएं हैं रसनिधि सागर, हिंडोला और अरिल्य। तो ये सारी जो रचनाएं हैं रसनिधि की है, और रसनिधि के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। रसनिधि का जन्म 1603 में हुआ था, 1660 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। इनका जो असली नाम था या मूल नाम था पृथ्वी सिंह था। रीतिकाल के रीतिसिद्ध रचनाकार हैं, तो रीतिकाल के रीतिसिद्ध रचनाकार हैं। आपको पता है कि रीतिकाल में 3 प्रकार के कवि हुए, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त और रीतिबद्ध। तो ये तीनों रचनाकारों में से ये रीतिसिद्ध रचनाकार हैं, जो कि काव्य शास्त्र के अनुसार रचनाएं करते थे, उसमें जो पारंगत हो जाते थे वे रीतिसिद्ध कहलाते थे। और इनकी रचनाएं हैं रतन हजारा, रसनिधि सागर, विष्णुपद कीर्तन, गीति संग्रह कवित, फिर है 12 मासा। 12 मासा जो रचना है यह रचना जायसी की भी है और इनकी भी है, तो 12 मासा इनकी भी है। फिर है हिंडोला और फिर है अरिल्य। तो ये सारी जो रचनाएं हैं रसनिधि की है, और रसनिधि का जो समय है 17वीं सदी कही जा सकती है। निम्न में से कौन सी रचना मुक्त काव्य है? मुक्तक काव्य है। तो आपको पता है कि मुक्तक काव्य कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो उच्छ्वास है, आस्वाद है, राष्ट्रवाणी है, हिंदू है, भारत भारती है। तो ये तो आपको पता होगा कि जो भारत भारती रचना है मैथिली शरण गुप्त की है, और ये लंबी कविता है और प्रबंध काव्य है एक तरह से। राष्ट्रवाणी भी उन्हीं की रचना है मैथिली शरण गुप्त की। उच्छ्वास जो है ये मुक्तक काव्य है। तो देख लेते हैं इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा। विकल्प को आप देख सकते हैं, बाकी हम इसके उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए इसका जो मुक्तक काव्य है वह है ए, बी और सी। उच्छ्वास, आस्वाद और राष्ट्रवाणी, ये तीनों जो है मुक्तक काव्य है। तो देखिए उच्छ्वास जो है मैथिली शरण गुप्त जी का कविता संग्रह है, और आस्वाद और राष्ट्रवाणी भी। देखिए यह मैथिली शरण गुप्त जी के मुक्तक काव्य है। तो राष्ट्रवाद, आस्वाद, राष्ट्रवाणी, आस्वाद और उच्छ्वास, ये तीनों रचनाएं जो है मैथिली शरण गुप्त की है और महत्वपूर्ण है। तो इनकी रचनाओं को देख लेते हैं, काव्य रचनाओं को। रंग में भंग जो रचना है 1909 ईस्वी की है मैथिली शरण गुप्त की। जयद्रथ वध 1910 की है। भारत भारती 1912 की है। किसान 1917 की है। शकुंतला 1923 की है। पंचवटी 1925 की है। झंकार 1929 की है। तो देखिए ये महत्वपूर्ण मतलब इनके कविताएं हैं मैथिली शरण गुप्त की। उच्छ्वास के बारे में देख लेते हैं। यह मैथिली शरण गुप्त जी का कविता संग्रह है, और आस्वाद और राष्ट्रवाणी यह मैथिली शरण गुप्त के मुक्तक काव्य है, और हमने इसको देख ही लिया था। तो ये सारी चीज़ें जो है वापस आ गई है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो है और भी हैं, जैसे कि हमने झंकार देखा था। झंकार 1929 की रचना है। फिर है विकट भट्ट, वह भी 1929 की रचना है। साकेत जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है। और आपको एक बात बता दूं, अयोध्या का जो पुराना नाम था उसका नाम साकेत था। इसी को आधार बना करके मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य की रचना लिखी है, जिसमें यशोधरा जो कि उर्मिला को उन्होंने केंद्र बिंदु बना करके और लक्ष्मण को एक तरह से नायक नायिका के रूप में लिखा है। और नायिका जो है इसकी उर्मिला है, जो कि लक्ष्मण की पत्नी थी। और साकेत एक महाकाव्य है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसका नवा सर्ग जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1931 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। यशोधरा जो थी
गौतम बुद्ध की पत्नी थी, 1933 में इसका प्रकाशन हुआ है। फिर है द्वापर 1936 ईस्वी का, सिद्धराज 1936 ईस्वी का, जय भारत 1952 का है, विष्णु प्रिया 1957 ईस्वी का है, अर्जुन और विसर्जन, फिर है रत्नावली। रत्नावली जो है इनकी अंतिम रचना है। तो देखिए किस प्रकार से जो रचनाएं हैं, इनकी कितनी सारी रचनाएं हैं। और आपको पता ही होगा कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि कहा जाता है, और ये जो उपाधि है इनको महात्मा गांधी के द्वारा दी गई है। इनका जो उपनाम है दद्दा, दद्दा के नाम से भी मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाकार हैं और इनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए। देखिए गुप्त जी ने माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का अनुवाद मधुप उपनाम से भी किया है। तो इन्होंने माइकल मधुसूदन दत्त की जो रचनाओं का अनुवाद किया है वह मधुप नाम से किया है। तो दद्दा मधुप इन्हीं के नाम है। यह दद्दा के नाम से भी विख्यात थे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में चीरगांव झांसी में हुआ था, और झांसी जो है यूपी में पड़ता है। मूल नाम जो इनका था मिथिला दीप्तिनंदी शरण। उपनाम जो इनका था ऋषिकेश, रसिक, बिहारी और मधुप। जो इनके उपनाम है ऋषिकेश, रसिक, बिहारी और मधुप, ये इनके उपनाम है, और दद्दा भी। इनके जो गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, जैसा कि आपको पता है कि द्विवेदी युग भारतेंदु युग के बाद का जो समय है महावीर प्रसाद द्विवेदी का ही काल है। तो द्विवेदी युग के ही कवि माने जाते हैं मैथिली शरण गुप्त, और उन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने राष्ट्र के प्रति कविताएं लिखनी शुरू की। अगर हम और चीज़ें देखें, इन्हें आधुनिक काल का तुलसीदास और गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है। देखिए गणपति चंद्रगुप्त ने इनको आधुनिक काल का तुलसीदास कहा है, क्योंकि तुलसीदास जिस प्रकार की रचनाएं लिखते थे उसी प्रकार की रचनाएं इन्होंने लिखी है आधुनिक काल में। प्रथम राष्ट्र कवि ये इन्हीं को कहा जाता है। द्विवेदी के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रारंभ में गुप्त जी की रचनाएं ब्रज भाषा में होती थी। फिर है वैश्याकारक पत्रिका जो कोलकाता से छपती थी उसमें प्रकाशित होती थी। इनकी जो शुरुआती रचनाएं थी ब्रज भाषा में थी। 1905 ईस्वी में सरस्वती में प्रथम कविता इनकी हेमंत छवि, जो कि खड़ी बोली में लिखी हुई थी, और प्रकाशन 1905 में हुआ था और द्विवेदी जी ने किया था। और देख लीजिए निम्नांकित काव्य पंक्तियों में बिहारी कवि से जुड़ी काव्य पंक्तियां कौन कौन सी है। तो ये जो है प्रश्न है, आपको बताना है कि जो बिहारी हैं जो कि रीतिकाल के कवि हैं, तो उनके द्वारा जो काव्य पंक्तियां हैं वो कौन कौन सी है। नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, पत्रा की तिथि पाई ये वा घर के चहुपास। फिर है अंखिन में अलसानी, चित्तौनी में मुंज, बिलासन की सरसाई। और एक पॉइंट और है, सघन कुंज छाया सुखद, भीतर मंद समीर, और सो सुर साच कहूँ नहीं छाड़त, ज्यों ही बजावे लिए मन बाजे। तो ये सारी मतलब पंक्तियाँ थी। आपको देखिए ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे कि आपको बताना है कि कौन सा जो है इसका सही उत्तर होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं है, हम इसके उत्तर को ही देखते कि कौन कौन सा है जो इसका सही उत्तर होगा। देखिए मुझे आज थोड़ा जुकाम हो रखा है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। सही उत्तर को देखते हैं तो ए और बी और डी, ए बी डी। तो देखिए अंखिन में अलसानी, चित्तौनी में मुंज, बिलासन की रसाई मतीराम की बात की गई है। एक मिनट। और देखिए दूसरा क्या है, सो सुर साच कहूँ नहीं छाड़त, ज्यों ही बजावे लिए मन बाजे। कुंभन दास के बारे में ये बात कही गई है। और अंखिन में अलसानी, चित्तौनी में मुंज, बिलासत की सरसाई, मतीराम के बारे में ये बात कही गई है। और सो सुर साच कहूँ नहीं छाड़त, ज्यों ही बजावे लिए मन बाजे, कुंभन दास के बारे में ये बात कही गई है। और देख लीजिए, तो ये जो बातें हैं, ये जो मतलब पॉइंट है, यही मतलब इसके बारे में बात की गई थी बिहारी के बारे में। तो देखिए जितनी भी मैंने ऊपर बातें बताई हैं आपको, मतलब ये जो कुछ प्रश्न ऊपर वाले हैं जिनमें ये सारे पॉइंट हैं, तो ये सारे पॉइंट आपको पता है कि मिलान में आते हैं, क्रम से लगाने के लिए आते हैं। तो ये ही
सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं प्रश्नों के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ों को बताने के लिए कोशिश करता हूँ, क्योंकि प्रश्नों से एक आइडिया बनता है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और हमें किस प्रकार से उसको सॉल्व करना रहेगा। तो देखिए, ये जितनी भी रचनाएं हैं, ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है, इसकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आपको शेयर कर रखा है टेलीग्राम चैनल पे। आप जाइए, वहाँ पे चैनल से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़िए और इसको पढ़िए और अपना रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन करने से ही सफलता मिलेगी, बार बार प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें याद होगी। तो देखिए, मैं प्रैक्टिस सेट में प्रश्नों को कम ला रहा हूँ, लेकिन उसमें तथ्यों को बताने की कोशिश मेरी अधिक रहती है। यही सारी चीज़ें जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगी। जब आप एक ही चीज़ को 5 से 6 बार सुन लेंगे तो वो सारी चीज़ें जो है दिमाग में फिट बैठ जाती है। तो देखिए, मैं और भी प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, आप लोग मेरे साथ बने रहिए और हम कुछ नए कंटेंट को भी पढ़ेंगे, ताकि प्रैक्टिस के साथ साथ हम कंटेंट को पढ़ेंगे तो हमारी जो एक मतलब तैयारी होगी वो अच्छे स्तर की होगी और हम अच्छे से प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में और कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए, ताकि मुझे पता लगे कितने लोगों को ये अच्छा लग रहा है और कितने लोगों को मतलब कुछ नया जानने की इच्छा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अपना सपोर्ट बनाना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।